पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, उनके बड़ों के साथ, बलूचिस्तान के तकरीबन हर सियासी लोगों के किसी न किसी हवाले से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे भी हैं भी। हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रहे हैं। आज की बात तो नहीं है कि हम पहली दफ़ा उनके साथ मिल रहे हैं, लेकिन इन हालात में यकीनी तौर पे मिलना लोगों को बड़ा तशवीश महसूस हो रहा है। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी, और मैं बड़ा चाह रहा था उनसे इन पिछले तकरीबन कुछ महीनों से मुलाकात करने का भी। मुल्क की कुछ हालात ऐसे थे, मैं भी बैरून मुल्क गया हुआ था, वापस आया और उनसे मेरी मुलाकात हुई। देखिए, सियासी हवाले से तो यकीनी तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि चीज़ें किसी सिमत नहीं जा रही और लोग अपने आप को आने वाले इलेक्शंस में कहाँ देखना चाहते हैं, तो गलत बात होगी। हमारे जहन में भी कुछ चीज़ें हैं यकीनी तौर पे, और उसको मद्देनज़र रखते हुए आप ये कह सकते हैं कि ये एक पहला एक स्टेप है जहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। और इसके साथ साथ मेरी बलूचिस्तान के हवाले से हमने एक डिस्कशन की। आ, ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब बीइंग अ बलोच हिमसेल्फ, खुद बलोच हैं, तो बलूचिस्तान के हवाले से या बलोच लोगों के हवाले से या बलूचिस्तान से मुंसलिक चीज़ों के हवाले से एक नरम गोशा के साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। जो कि हमने पाकिस्तान के दूसरी पॉलिटिकल लीडरशिप में बड़ी कम देखी है। ये अलग बात है कि क्योंकि फितरतन माहौल को समझना, लोगों को समझना, चीज़ों को बलूचिस्तान में समझना, जहाँ हमारे पठान बेल्ट के लोग हैं, बलूच बेल्ट के लोग हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, तो इसका एक बड़ा असर है। तो इंशाल्लाह दोस्तों के साथ मैं सलाह मशवरे में हूँ, और हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक लाएमल बनाएंगे, और जो इंशाल्लाह एक लाएमल होगा तो उसका आप लोगों को भी उससे इंशाल्लाह आगाह करेंगे, और देखेंगे कि क्या आने वाला वक्त इंशाल्लाह होगा। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जरदारी साहब हो या कोई एक ऐसा इनफरादी इंसान हो जिसका असर रसूख सियासत में अगर ज़्यादा है, जो कि मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मौजूदा सूरत हाल हो, सिंध गवर्नमेंट हो या बाकी हो, लोग उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी बात को वज़न देते हैं। तो हुल उस हवाले से हर आदमी कोशिश करता है कि पॉलिटिकल बेनिफिट ले, चाहे वो एमपीज़ हों, चाहे हुकूमती अरकान हो या कोई भी पार्टी हो। तो मेरा ख्याल ये सिलसिला तो चलता रहेगा। और बाकी उनकी मुलाकात किस हवाले से हुई इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ऑन एंड ऑफ चूँकि मैंने देखा कि वज़ीर आला सिंध भी वहाँ मौजूद थे, और कुद्दूस बिज़िंजो साहब भी थे। फिर मेरे ख्याल एक दिन पहले शायद वो ग्वादर भी गए हुए थे, जब वज़ीर आज़म साहब आए थे तो बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो उनसे भी उन्होंने वहाँ मुलाकात की। तो ये मुलाकातें तो आप देखेंगे कि इन आने वाले दिनों में सब कहीं न कहीं लोगों से ज़रूर मिलेंगे, और हर आदमी यही सोच में है कि वो अपना आने वाला जो इलेक्शन है, आने वाला मुस्तकबिल है, वो किस पार्टी से अपने आप को मुंसलिक करे। का वाक़या जो है ये मुल्कों में बहुत ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं जहाँ सियासी तौर पे हमने चीज़ों को बड़े नुकसान में देखा है, लेकिन 9 मई का ख़ासकर वाक़या जिस नौइयत का हुआ, जितना बड़ा निशान उसने दिया, जितना बड़ा उसने एक सवालिया निशान बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बनाया है। पाकिस्तान में तो
कि जितने खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं उनके दौर में सहाबा कराम के इख्तलाफात हुए हैं, नाराज़गियाँ हुई हैं, बाकायदा जंगें भी हुई हैं। तो ये तो मैं और आप तो ना उस लेवल पे हैं, हम तो बहुत गुनहगार लोग हैं। यहाँ बात होनी चाहिए परफॉर्मेंस की, कि परफॉर्मेंस में कौन ठीक है, परफॉर्मेंस में कौन ख़राब है, किसने मैशत ठीक की, किसने मैशत ख़राब किया, किसने गवर्नेंस अच्छी की, किसने ख़राब किया। अब अगर हमने इस्लामी रास्ते पे जाना है तो फिर आदमी घरों में जाके बैठना शुरू कर दे और अल्लाह अल्लाह करे, नवाफिल पढ़े और इबादत करे। सियासत में अगर उस इबादत को आपने करना है तो आपने परफॉर्म करना है। इसका सवाल आपसे इस दुनिया में भी होगा और उस दुनिया में भी होगा। बड़ा सिंपल है। अब 9 मई के बाद की जो सूरत है, पार्टीज का बनना कोई नई बात नहीं है और हमें तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए कि ये जी क्या होने जा रहा है। हम अभी तक डेवलप नेशंस की तरफ बने ही नहीं हैं। यहाँ पे जो अपनी पार्टियों से नाराज़ हो जाते हैं फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। ये फितरतन एज ए कौम हमारी निशानदेही कर रहा है कि हम किस तरह के लोग हैं, हमारा मिजाज किस तरह का बन चुका है। वो अच्छा बना है, गलत बना है, फ़िलहाल बन चुका है। तो जो लोग जहांगीर तरीन साहब की देखें, मैं आज बात कह सकता हूँ, जहांगीर तरीन साहब के साथ मैंने बड़े अरसा एक ताल्लुक़ रहा है और मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले दिन से रहते और आज तक रहते तो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होती। इस वजह से नहीं, एक वजह यह है कि पार्टियों में जब आप सियासी शऊर के लोग रखेंगे तो वो सियासी मशवरा देते हैं। अगर आप सियासी शऊर के सीनियर लीडरशिप को बाहर करेंगे और ऐसे लोगों को रखेंगे जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएं और आपकी ना को उसी तरह कबूल करें और अपने जहन के बचकाना मशवरे आपको दें, फिर नतीजा ऐसे निकलता है जो अभी हुआ है। जहांगीर तरीन साहब की कंट्रीब्यूशन है और मेरा ख्याल पाकिस्तान में ये जो 4-4.5 साल वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से जो दूर रहे, उनको तो सियासी नुकसान अपने लिहाज से हुआ है, पाकिस्तान को भी हुआ है। डूअर आदमी है, काम करने वाले आदमी हैं। मैंने उनके साथ टाइम गुजारा है, जो डिलीवर करना जानते हैं, जिनको तरीक़ेकार है कि इस्टेब्लिश कैसे करनी है, इकोनॉमी को बेहतर किस तरह करना है। एग्रीकल्चर में उनका बड़ा फोकस है। तो ये जब इस टाइप के लोगों को आप अपने मुल्क की सिस्टम के अंदर रखेंगे तो वो डिलीवरी देंगे। अब मैं और आप नॉन सीरियस लोगों को जब वज़ीर बनाएंगे, जब नॉन सीरियस लोगों को जिनको एक्सपीरियंस नहीं है अहम ओहदों पे रखेंगे, तो फिर आपको जो आज का हाल है वही हो रहा है। अच्छा जान साहब, ये पीपल्स पार्टी में आप गए हैं, कुद्दूस साहब। पार्टी एक बड़े अच्छे नज़रिए से, एक बड़े अच्छे तरीके से, और मैं ये ज़रूर कहूँगा और ऑन रिकॉर्ड आज कहूँगा कि कुछ ऐसे अनासिर हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नतीजे पे पहुंची है। वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी में भी शामिल थे और उनका एक बहुत बड़ा रोल था और इसलिए पार्टी ख़राब हुई और कोई वजह नहीं थी, बल्कि बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म इस पार्टी को मिला। अपने हाथ से अगर अपनी पार्टी को अगर लोगों ने ख़राब करना था जो हुआ। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी पे ख़ुद डिपेंडेंट है, उसके कैंडिडेट्स पे डिपेंडेंट है। क्योंकि एक बात देखें, जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान में सूबे सिंध में, सूबे पंजाब में, सूबे सरहद में और सूबे बलूचिस्तान में आपकी 6-8 ऐसी पार्टियां हैं जो प्रॉपर पार्टीज़ हैं, जिन्हें मैं कहूँगा जिनको तकरीबन 30-40 साल 50 साल का अर्सा गुजर चुका है, वो फॉर्म्ड पार्टियां हैं। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो नई नई पार्टियां हैं। अब बलूचिस्तान की जब ख़ास बात आती है तो नेशनल पार्टी हो गई, JUI हो गई, BNP मेंगल हो गई, अवामी नेशनल पार्टी हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी हद तक, ये वो पार्टियां हैं जिनका आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आता है कि जो कि पिछले बहुत अरसे से चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स मुस्लिम लीग नून का भी किसी हद तक है और लोग अपने आप को इसी तरह सियासी पार्टियों के साथ फिर मुंसलिक भी करना चाहते हैं कि जी हमें अभी फेडरेशन की तरफ जाना है, एक स्ट्रक्चर की तरफ जाना है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर अमूमन ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों में भी रहें, आज़ादाना तौर पे भी उन्होंने इलेक्शनें लड़ी हैं और उनका वोट बैंक भी बड़ा अच्छा है। ये जो कभी कभी लोग कहते हैं ना कि जी आधी रात में एक पार्टी बन गई और लोग आ गए, तो अगर आप उन लोगों का रिकॉर्ड देखें तो वो ऐसे लोग नहीं है कि जिन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ाए और आए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा माजी में बहुत दफ़ा सीट्स अपनी उठाई हैं। हाँ, ये अलग बात है कि किसी वजूहात की वजह से बलूचिस्तान अभी तक पॉलिटिकल न्यूसेंस कोई ऐसी पार्टी बना नहीं सका है जिस तरह सिंध में है या पंजाब में है। यहाँ पे अभी भी हल्का वाई सियासत है।
हर एमपीए ये सोचता है कि मैंने अगला इलेक्शन किस तरह जीत के आना है, क्योंकि यहाँ पे हाँ पार्टी वोट बैंक होता तो लोग शायद पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, काफ, जैद, इधर उधर उसमें मुंसलिक हमेशा के लिए रहते या बीएपी के अंदर रहते। लेकिन सबको ये पता है कि यहाँ इनफरादी तौर पे लोगों के वोट हैं, पार्टी का वोट है ही नहीं, सिवाय चंद पार्टियों के जो कि मैंने आपको बताया। अब वो लोग लामला अपने आप को महसूस करते हैं कि भैया फिर हम कहाँ जाएं, हमें अभी सियासत भी करनी है, हमारी गुंजाइश जो है वो जो नेशनलिस्ट पार्टी है उनमें बनती नहीं है। फेडरेटिंग पार्टीज में दो पार्टी हैं, फिर कभी या तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ रुख करते हैं या मुस्लिम लीग नून की तरफ करते हैं। बलूचिस्तान आवामी पार्टी एक प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन उसकी कमज़ोरियां भी साथ साथ हमें नसीब हुई कि वो नेशनल लेवल पे वो जो काम हमें करना चाहिए था, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला, हम नहीं कर पाए। तो बहुत बड़ा अरसा गुजर चुका है, माशाल्लाह 16 से 18 महीने गुजर चुके हैं। पहले मैं एक बड़े अरसे तक कुद्दूस बिजेंजो साहब से बड़ा गिलामंद होता था हमेशा कि वो एज अ चीफ मिनिस्टर उनकी जो अपनी कारकर्दगी है अपने काबीना के साथ वो ठीक नहीं है सियासी हवाले से। फिर जब से मैंने सलीम साफ़ी साहब का वो इंटरव्यू सुना तो उसके बाद मैंने कुद्दूस बिजेंजो साहब को बरी-उज़्ज़मा इससे कर दिया है। केस में कुद्दूस बिजेंजो साहब का मैं आज तक भी कहता हूँ, अभी जिस हाल में मैं उनकी पोजीशन देखता हूँ, उनका इसलिए कसूर नहीं है कि जो लोग सब 64 के 64 लोग अगर एक हुकूमत में हो, मेरे ख्याल मुखालिफत में तो कोई भी नहीं है एक तरह से है जी, सब एक ही ढांचे के अंदर जमा है। तो जो कुद्दूस बिजेंजो साहब की गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है, चाहे कर रही है नहीं कर रही है, तो उसमें ये जितनी भी पार्टियां सब शरीक हैं। बीएनपी बेंगल शरीक है, अवामी नेशनल पार्टी शरीक है, इसमें मुस्लिम लीग नून शरीक है, किसी हद तक पीपल्स पार्टी भी शरीक है, बीएपी भी शरीक है, पीटीआई भी शरीक है, तो ये सब इसमें शरीक है। तो वो तो या तो ऐसा होता ना कि कोई कोलिशन गवर्नमेंट होती जिसमें कुद्दूस बिजेंजो साहब के पास सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी होती, तो मैं उनको बोलता कि फिर ये जिम्मेदार हैं या नहीं है। अब तो पूरा जब असेंबली ही एक हुकूमत के अंदर बैठी और अपने काम करवा रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान की पार्लियामेंट कसूरवार है। आज के हालात के हवाले से जो भी कमज़ोरियां हैं, हुकूमत बलूचिस्तान में नहीं कहूँगा, पूरी बलूचिस्तान की पार्लियामेंट इस चीज़ के जिम्मेदार। बलूचिस्तान में हमेशा से यही एक बड़ा तरीक़ेकार रहा है कि बजट से पहले हर एमपीए को ये कहा जाता है कि वो अपने हलकों की स्कीमात जो है ना वो फ़ौरन सूबाई सतह पे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जमा कराएं, फिर उन पर तरीक़ेकार बन सकता है। हमने अपने दौर में सिर्फ एक काम बड़ा मुख्तलिफ किया जो कि माजी में किसी हुकूमत में नहीं किया। हमने भी इनफरादी तौर पे एमपीए साहिबान को कहा कि निशानदगी कराएं, लेकिन हमने साथ साथ फिर एक और काम किया, हर हलके की एक लिस्ट बनाई और तकरीबन 10 से 15 वो उसूली चीज़ें बनाई जो कि उस ज़िले के अंदर है या नहीं है। जो चीज़ें उस ज़िले के अंदर नहीं थी हमने उनकी निशानदेगी की। मिसाल है, किसी ज़िले में पॉलीटेक्निक नहीं है, किसी ज़िले में गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं था, किसी ज़िले में बीआरएससी कॉलेज नहीं था, किसी ज़िले में कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क़याम नहीं था, किसी ज़िले में जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी दफातर का वो प्रॉपर नहीं था, कोई हाईवे बड़ा नहीं था। हमने वो पूरी तरतीब बनाई कि ये इससे बरक्स के आप हुकूमत में हैं या नहीं है, ये काम हम आपके हल्के में हर सूरत कराएंगे। और जहाँ उनकी अपनी इनफरादी स्कीमों की तरफ तवज्जो दिलाना था उनको उसी तरह इंटरटेन किया गया, लेकिन उसमें हमने एक फार्मूला बड़ा डिफरेंट किया कि छोटे नौयत की स्कीमें हमने नहीं रखी, हमने बड़ी नौयत की स्कीमें रखी ताकि इलाके के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फज एंड फ्रॉड ना हो सके, क्योंकि जहाँ 15-15, 20-20 लाख की आप स्कीमें रखना शुरू करेंगे तो फिर उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ तक आपने कहा रजब अली, देखिए रजब अली साहब के साथ आपने देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बाकायदा हमने ये बल्दियाती इलेक्शन एक साथ इलेक्शन के बाद किसी हद तक आप कह सकते हैं, इलेक्शन के दौरान यकीनी तौर पे वो प्लेटफॉर्म इतना कायम नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के बाद एक बड़ी अच्छी कोलिशन हमारी बनी एक ही प्लेटफॉर्म पे, जिसमें अली हसन साहब थे, इसके अंदर रजब अली रेंज साहब थे, इसमें हमारी तरफ से था बाकायदा यहाँ पे वर्क हुआ, ज़रीन साहब भी यहाँ मौजूद थे, मैं ख़ुद बड़ा कम आ सका, मुझे मौका नहीं मिल सका, तो एक बड़ा अच्छा काम किया गया और उस पर परफॉर्म भी किया, लोगों ने अपना रिज़ल्ट भी दिखाया, तीनों पार्टी ने मिल के। अभी भी हम ये उम्मीद करते हैं
देखिए, मैं एक बात ज़रूर ये कहूँगा कि मैं बिल्कुल चाहूँगा कि हमारा ग्रुप बशमूलियत नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मेरी ख्वाहिश भी होगी और मैं अप्रोच भी करूँगा और आपके तवस्सुल से भी बोलूँगा, JUI जमात उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के जो नुमाइंदगान हैं, कि हम 4 लोग लसवेला में एक ही प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ें, और ख़ासकर हब की सीट के हवाले से लड़ें, क्योंकि ये हब की हालत आप सबके सामने है। यानी कि और इस हब की अगर हालत को थोड़ा बेहतर करना है तो फिर हमें कोई स्टेप लेना होगा, और जब तक हमारी सूबाई हुकूमत में नुमाइंदगी इस हल्के से नहीं होगी तो ये हब के लोग कई मसाइल से दो चार होंगे। मेरे ख्याल ये पाकिस्तान का पहला सनती शहर होगा जिसकी हालत एक खंडरात से बदतर नहीं है। अब वो अलग बात है कि हम देखिए, वो भी स्टेप जो 8 दफ़ा MPA साहब बने हैं वही लेंगे ना। अब कोई और हल्के का MPA तो आगे इधर पैसा खर्च नहीं करेगा। तो जो साहब 8 साल 8 दफ़ा MPA बने हैं तो वो अपना पैसा खर्च करें। लेकिन मुझे हैरत है कि वो जियो के प्रोग्राम में वो दुरेजी शहर का एक क्लिप चलता है और वहाँ इंटरव्यू होता है, और बहुत सारे लोग शायद दुरेजी शहर से वाकिफ़ नहीं है। तो मुझे किसी ने कहा कि जी वाह वाह, आप देखें दुरेजी को तो उन्होंने बना दिया है। मैंने कहा जी आप दुरेजी गए कभी? बोला गए तो नहीं है, देख रहे हैं। तो मैंने कहा दुरेजी 1.5 किलोमीटर बाय 1.5 किलोमीटर का एक छोटा सा जगह है। इसके 80% जितनी भी बिल्डिंग हैं या तो सरकारी हैं, क्योंकि AC का घर भी उसमें है, DC डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का रेस्ट हाउस भी है, वेटनरी अस्पताल भी है, हाई स्कूल भी है, बाकी चीज़ें हैं, घोड़े भी उधर ही हैं, रोड भी उधर ही है, फाउंटेन भी उधर ही है बिल्कुल। और फिर बाकी आप जानते हैं कि इनके घर हैं। इस 1.5 किलोमीटर से अगर ये बड़ा शहर हुआ, मैं आज इस्तीफ़ा दे देता हूँ। और अगर उसकी चौड़ाई 1.5-2 किलोमीटर से ज़्यादा हुई, मैं आज इस्तीफ़ा दे देता हूँ। और इसके बिल्कुल पास जो वाकई एक गांव है जो सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पे अयूब गोट के नाम से है, उधर भी आप लोग चले जाएं। वहां अगर आपको पक्की सड़क नजर आए, स्ट्रीट लाइट नजर आए, बिजली नजर आए, ट्यूबवेल नजर आए, ग्रासी नजर आए, घोड़े नजर आए, स्कूल नजर आए, वो भी मैं जिम्मेदार हूँ। कहने का मकसद है कि मैं भी आज अपने घर को सरकारी फंड से खूबसूरत कर सकता हूँ, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम आज भी आज हमारे घरों तक जाए तो पक्की रोड अपनी जगह पे, दूसरी चीजें इस तरह नहीं जा रही हैं। हाँ, आप दुरेजी, आप हब शहर को बनाते हैं, मैं आज आपको सल्यूट करता, क्योंकि हब भी आपका हल्का है, गडानी भी आपका हल्का है, साकरान भी आपका हल्का है। तो इस हब शहर को 8 दफ़ा आप MPA बने हैं, जहां आपने वहां 4-5 अरब लगा दिए तो यहाँ पे 3-4 अरब लगा देते। तो इसका भी आज वाकई अगर जियो का प्रोग्राम, ARY का प्रोग्राम, समा का प्रोग्राम ये होता कि जी ये नया हब देखें जिसको भूतानी साहिबान ने बना दिया है, तो मैं और आप सारे आज शुक्रगुजार होते हैं। लेकिन आज हब आपके सामने है और उस पर आपको पता है कि उसकी क्या हालत है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि बजट के हवाले से मेरा ख्याल ये जो आपकी बात हुई थी, तो जब तक यहाँ पे प्रोविंशियल असम्बली की सीट जब तक हम नहीं लेंगे, और मेरा हब के लोगों से आप सबसे वादा है कि वो, कभी कभी लोग आजकल क्लिप्स भी दिखाते हैं ना कि हमने पेरिस बना दिया, न्यूयॉर्क बना दिया। हम नहीं कह रहे कि हम आपके शहर को लंदन बना देंगे या मलेशिया बना देंगे, लेकिन कम से कम हम इस शहर को ऐसा ज़रूर बनाएंगे कि काबिल दीद भी हो, लोग इसको इस्तेमाल भी सही कर सकें। और कुछ मिसालें आपके सामने हैं जो हमने अपने, हालांकि मेरा फंड यहाँ बनता नहीं था और इसके बावजूद भूतानी साहब ने बड़ी मुखालिफत मेरे साथ की कि आप मेरे हल्के में क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला भाई जी, मैं अपने घर पे अगर कोई रोड ले जा रहा हूँ तो बताएं। ये साकरान बाईपास आपको फ़ायदा देगा। इसी तरह पीरकस का एक और बाईपास था, वो उन्होंने होने नहीं दिया। इसी तरह ये जो अभी वाला बाईपास है, इसके लिए पैसे एक्स्ट्रा हमने मंजूर कराए। इसी तरह गुज्जर गोट से गुजरने वाला जो अटक का रोड है आज भी बंद है। शायद ये साकरान रोड भी हम इंशाल्लाह बना देते अगर हमारा टाइम होता। इसी तरह बहुत सारे काम करते, तो खैर वो ना नहीं हो सका, शायद जिसमें अल्लाह की जो बेहतरी है। लेकिन कहने का मकसद है कि हब के लोगों के साथ इंशाल्लाह हमारा वादा है, अगर उन्होंने सूबाई हुकूमत की सीट के हवाले से हिम्मत की, गडानी वालों ने हिम्मत की और साकरान वालों ने हिम्मत की और दुरेजी वालों ने हिम्मत की, तो हम इंशाल्लाह उनको दिखाएंगे कि काम कैसा होता है। मुस्तकबिल उनकी अपनी एक चॉइस है कि वो कहाँ जाते हैं। मैं तो ये नहीं कह सकता, मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है।
क्योंकि उनके अभी भी मैं देखता हूँ कभी कभी उनका जो जब उनके सोशल मीडिया जो चलाते हैं वो आज भी लिखते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा, तो वो तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी में है। पता नहीं, मैंने तो पार्टी के जब प्रेसिडेंट था तो मैंने इनकी कभी शमूलियत भी नहीं देखी, लेकिन अभी उनका नाम भी आ रहा है, तो वो अभी तक कुछ बहुत बड़ा सवालिया है। वो देखें कहाँ जाते हैं, किधर बैठते हैं। ये कमज़ोरियाँ आई हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे 3 सिटिंग MPs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार नूर अहमद मंगुज़ई और जमाल रहसानी साहब भी पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। फिर इनफरादी तौर पे नेमतुल्लाह ज़हरी साहब भी पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। इसी के साथ साथ फ़ाइक जमाली साहब जो जिनकी पूरी फैमिली आज भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी में है, वो भी पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। तो ढांचा तो यकीनी तौर पे कमज़ोर हुआ है, बिखर चुका है। अब ये देखना है कि इसको समेटना है पूर्ण, या इसकी गुंजाइश अभी तक रखनी है लोगों में कि ये पार्टी से, देखिए पार्टी खुद सर्वाइव नहीं करती, लोग उसको सर्वाइव कराते हैं। अगर इसमें रहेंगे, पार्टी को सिर्फ रहना भी काफ़ी नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ बलूचिस्तान अवामी पार्टी में पिछले 2-2.5 साल में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई। सेंट्रल दफ्तर उसका बंद हो गया है, और जिस जगह वो सेंट्रल दफ्तर था वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पे सेनेटर बने हैं, तो उन्होंने भी सेंट्रल डिपार्टमेंट बंद कर दिया। तो अभी मैं तो हैरान हूँ, पता नहीं अभी मौजूदा जो हमारी जो हायरार्की है पार्टी की, वो पता नहीं क्या कर रही है। साले भूतानी साहब तो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, बलूचिस्तान के मिनिस्टर भी हैं। तो जिस पार्टी का प्रेसिडेंट सूबे का लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर हो, और सेंट्रल प्रेसिडेंट सूबे का वज़ीर आला हो, और उस पार्टी के पास दफ्तर ना हो, थानों को कॉन्ट्रैक्ट पे देना स्टार्ट करेंगे और डिपार्टमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट पे देना स्टार्ट करेंगे, तो यही हाल होगा। सिंपल, और कोई वजह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दौर गुजरा है। कोई एक मिसाल दे दे कि ये पूरे बलूचिस्तान में, मैं तो लसबेला की बात नहीं कर, पूरे बलूचिस्तान में कि जी ये DC, ये असिस्टेंट कमिश्नर, ये DIG, ये SSP, ये SHO कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया था कि भाई ये दोगे ये मिलेगा। सवाल ही पैदा नहीं है। हमारे यहाँ DC को पता नहीं होता था कि उसकी सिफारिश की किसने, MPS के अलावा। अभी तो एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि मेरे ख्याल हुकूमत खुद भी उसको नहीं चला रही। हुकूमत के अंदर पता नहीं कोई 6 हुकूमतें हैं, यानी हुकूमत के अंदर कोई 6 हुकूमतें हिला रहे हैं। कोई इधर से हिलाता है, कोई कभी BNP मेंगल हिलाता है, कभी JUI हिलाती है, कभी मेंबर हिलाते हैं, कभी आपस में वो हिल जाते हैं, कभी कोई और हिलाती है। यानी कि कुछ पता नहीं चल रहा है कि हुकूमत चल रही है नहीं चल रही है, टाइम पास हो रहा है। लेकिन उस टाइम पास का एक चीज अगर माफ कर सकते हैं, मतलब मैं हक के लिहाज से मेरा अपना सा तजुर्बा है, इस उम्र में पहुंचा हूँ मैं, तो एक तजुर्बा है कि यहाँ जब तक बरतानियों के सामने कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं होगा, कोई नहीं जीतेगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और सर उसके लिए अली सलीम साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि 2 आदमी मेरे सामने, या तो जाम साहब है या आप है। तो मुझे उन्होंने आपका बताया कि नहीं जाम साहब को इंशाल्लाह हम आपसे लड़ाएंगे। अब मुझे पता नहीं है आपकी क्या ख्वाहिश है क्या नहीं है, आने वाले ख्वाहिश है सर। देखिए इनका मुकाबला और कमजोर आदमी नहीं कर सकते। देखिए एक चीज़ मैं लासी साहब मैं कहूँगा, मैं आप अगर मेरी 2013 की वीडियोस निकाल लें, जब मैं कैंपेन कर रहा था हब में, फिर मैंने 18 में भी की, मैंने अभी भी कहता हूँ हब का मुस्तकबिल हब के लोगों के हाथ में है। लेकिन हब के लोग एक साथ नहीं होते, बहुत उन्होंने अपने आप, और उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा। इनफरादी मिल रहा होगा, इनफरादी तौर पे हर आदमी अपनी लाइफ गुजारा कर रहा होगा। कोई कार से बड़ी गाड़ी में आ गया होगा, कोई साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ गया होगा, किसी ने घर बना लिया होगा। लेकिन एज अ शहर भी आपको कम से कम, जहाँ आपके बच्चे रहते हैं, जहाँ आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, जहाँ आपके फैमिली वाले अस्पताल जाते हैं, जहाँ आपके रिलेटिव्स या दोस्त साथी कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, किसी जगह पे अच्छे माहौल में रहना चाहते हैं, वो आपको नसीब नहीं हो रहा। तो अगर आपने ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी है हब के लोगों ने, तो बहुत अच्छा फैसला है, इसी पे ज़िंदगी भर कायम रहे। और जब दुरेजी की जिस दिन मेरा ख्याल पॉपुलेशन जो है वो 50,000 से 2 लाख पे पहुंच जाएगी, जब वो वोटें वहीं से पूरी हो जाएंगी, फिर तो हब तो इलाहाबाद ही, फिर समझ लें कि अल्लाह ही हाफिज है। फिर इलाहाबाद नाम उसकी कंपैरेटिवनेस लेंगे लसबेला के, उसमें कौन सी सहूलत है जो हमने अपने लोगों को नहीं दी है। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटियाँ दी हैं, कॉलेजेस दिए हैं, हॉस्पिटल्स दिए हैं, पॉलीटेक्निक कॉलेज दिया है, BRC दिया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं,
सबसे बड़ा रोड का नेटवर्क दिया है, सबसे बड़ा वाटर सप्लाई का नेटवर्क दिया है, सबसे ज़्यादा सोलर स्कीम्स वहाँ पे लगे हैं, सबसे ज़्यादा हाई स्कूल्स। आपके दुरेजी के अंदर एक भी गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है। पूरे दुरेजी तहसील में 8 दफ़ा एमपीए बनने के बावजूद हमारे यहाँ आपको गर्ल्स हाई स्कूल मिलेंगे, बॉयज़ हाई स्कूल मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे। दुरेजी में कोई कॉलेज है आपका? नहीं है। हब में आपके पास पूरा नहीं है। तो कहने का मेरा आपको मकसद ये है कि आप तज्जिया सिर्फ दुरेजी शहर से ना, हाँ दुरेजी शहर जैसा मैंने बेला को नहीं बनाया कि वो बन ही नहीं सकता। हाँ उसके जी जी। तो कहने का दूसरा मैं एक लास्ट जो चीज बताना चाह रहा हूँ जो आपके सवाल से मुंसलिक है, वो ये था कि आने वाले इलेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेशनल पार्टी और हम आगे जाके अपने क्या फैसले करते हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने तो कहा है, मेरी ख्वाहिश है, मैं और बल्कि बात भी करूंगा। मैं मौलाना फजल रहमान साहब से बात करूंगा, मौलाना वासी साहब से भी बात करूंगा, बल्कि मैं तो आपके तवस्सुल से अख्तर मेंगल साहब को भी कहूंगा कि वो भी हमारे प्लेटफॉर्म को जोड़ लें। उन्होंने तो 8 दफ़ा हब नहीं बनाया, शायद इस दफ़ा हम आप मिलके कुछ हब की सूरत हाल ठीक कर दें।